साथियों, मैं अंशुआ शर्मा पुनः नए वीडियो के साथ। आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो खंड व की चौथे यूनिट का पाठ है भारतीय विदेश नीति की विशेषताएं और खास करके गुटनिरपेक्षता के संदर्भ में। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 51 क है उसमें हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन पर प्रकाश डाला गया है कि भारत अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संचालन या विदेश नीति का संचालन कैसे करेगा, इस पर प्रकाश डाला गया है। और भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित नेहरू, उन्होंने हमारी विदेश नीति की आधारशिला रखी थी शुरुआत में जब भारत आज़ाद हुआ। अब हम भारत की विदेश नीति की विशेषता पढ़ते हैं। तो सबसे पहली जो विशेषता है वो है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति। भारत है उसकी विदेश नीति शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की रही है, मतलब भारत हमेशा विश्व में शांति व्यवस्था की स्थापना का पक्षधर रहा है। भारत को ये पता है कि युद्ध से मानव जाति का नाश होता है और भारत प्रगति के पथ पर आगे बढ़ना चाहता था, इसलिए भारत ने हमेशा युद्ध को टालने का प्रयास किया। अब उस समय भारत आज़ाद हुआ तो भारत की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो युद्ध में उलझ दे, भारत को अपना विकास करना था, इसलिए भारत ने हमेशा प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने के लिए युद्ध को टालने का प्रयास किया। अब 1956 में स्वेज नहर संकट आया था विश्व के सामने। मिस्र ने इसका राष्ट्रीयकरण किया था स्वेज नहर का, जिससे कि विश्व के देशों को समस्या का सामना करना पड़ा। तो भारत ने इस संकट को टालने का प्रयास किया। अरब इजराइल युद्ध है तो भारत ने हमेशा इस संकट को टालने का प्रयास किया। 1960 में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध टालने के लिए सिंधु जल समझौता किया था। 1965 में भारत पाक संघर्ष हुआ था, जिसमें भारत ने ये माना था कि कैसे जैसे करके शांति व्यवस्था की स्थापना हो। 1962 में भारत चीन संघर्ष हुआ था। तो इन सारे समय में हमने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति का पालन किया। अगला है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध। भारत ने उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का दंश भोगा है। भारत ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है। यहाँ के लोगों ने उनकी अपनी आज़ादी प्राप्त करने के लिए जो कष्ट भोगे हैं वो भारत उसका भुगत भोगी रह चुका। पता था कि उपनिवेशवाद का दंश क्या होता है, इसलिए भारत ने हमेशा इन दोनों का क्या किया था, विरोध किया। मिस्र युद्ध हो या खाड़ी युद्ध, भारत ने हमेशा प्रसारवादी नीति का विरोध किया कि आप अन्य देशों पर अपना अधिकार नहीं जमा सकते। भारत ने इस प्रसारवादी नीति का हमेशा क्या किया था, विरोध किया था। तीसरा रंग भेद का विरोध, भारत ने नस्लीय भेदभाव का विरोध किया। ये जो नीति थी अफ्रीका में थी। अफ्रीका में रंग भेद की नीति के कारण हमने अफ्रीकी सरकार से संबंध विच्छेद किए हैं। अफ्रीका की जो गोरी सरकार थी वो वहाँ के काले लोगों के साथ भेदभाव और अमानवीय अत्याचार करते थे, इसलिए भारत ने इस नीति का विरोध किया और जो अफ्रीकी सरकार थी उसके साथ उन्होंने अपने संबंध भी विच्छेद कर लिए। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का समर्थन। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का हमेशा समर्थन किया। आज़ादी से पूर्व जब यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना में भारत ने हमेशा समर्थन दिया। आज़ाद नहीं हुआ तब भी, और आज़ादी के बाद जब इसके 51 सदस्य थे यूएनओ के प्रारंभ में, उसमें भारत इसका प्रारंभिक सदस्य था। और यूएनओ की जितनी भी एजेंसियाँ हैं, चाहे आप WHO देख लो, चाहे आप ILO देख लो, चाहे यूनिसेफ देख लो, यूनेस्को देख लो, इन सभी में भारत ने अपनी भागीदारी निभाई है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में यदि हम देखें तो नगेंद्र सिंह है, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। तो हर संस्थाओं में भारत ने अपनी भागीदारी निभाई है। और यदि हम देखें महासभा जो यूएनओ की एक सभा है, उसमें विजय लक्ष्मी पंडित है भारत की ओर से, उन्होंने उसकी अध्यक्षता की है। तो भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का समर्थन किया। पंचशील के सिद्धांत, पंचशील मतलब भारत है वो हमेशा चीन को अपना भाई मानता था और हमेशा हिंदी चीनी भाई भाई के नारे देता था, इसलिए भारत ने 29 अप्रैल 1954 को चीन के साथ पंचशील का समझौता किया। क्योंकि उस समय भारत की चीन के साथ सीमा विवाद चल रहा था, तो भारत ने इसको एक समझौता किया कि हम दोनों इन समझौते का पालन करेंगे, जिसमें 5 बातें थी। एक दूसरे की एकता अखंडता का सम्मान करना, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करना और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का पालन करना। ये 5 बातें पंचशील में आती है और इसका भारत ने हमेशा समर्थन किया है। अब जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है बहुत ज़्यादा इस पाठ में, वो है गुटनिरपेक्षता। ये भारत की विदेश नीति भी है और इस पर पूरा एक बड़ा प्रश्न भी बनता है कि गुटनिरपेक्षता क्या है, भारत में इसका क्या योगदान रहा है, वर्तमान में इसकी क्या प्रासंगिकता है, क्या इसको हटा देना चाहिए। तो गुटनिरपेक्षता है वो भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं रही है। इस आंदोलन के प्रवर्तक भारत के नेहरू थे।
युगोस्लाविया के मार्शल टिटो और मिस्र के नासिर, इन तीनों ने इस नीति का संचालन किया था। अब गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है कि गुट निरपेक्षता का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व के किसी भी गुट के साथ द्विपक्षीय संबंधों के आधार पर सैनिक समझौते में भाग न लेना। थोड़ी सी मैं आपको पृष्ठभूमि बता देती हूँ कि भारत जब आज़ाद हुआ उस समय विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था। एक था पूंजीवादी गुट जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, दूसरा था साम्यवादी गुट जिसका नेतृत्व सोवियत रूस कर रहा था। इन दोनों में आपस में सैनिक समझौते हो रहे थे कि यदि जो देश अमेरिका के साथ है वो अमेरिका के सैनिक गुट नाटो में शामिल हो जाएगा, जो गुट रूस के साथ है वो रूस का जो गुट है वारसा, सीटो, सेंटो, ये सैनिक गुट थे उसमें शामिल हो जाएगा। और यदि रूस पे अमेरिका ने आक्रमण किया तो उस सैनिक गुट में जितने भी देश शामिल है वो सारे अमेरिका के विरोधी हो जाएंगे। यदि अमेरिका ने रूस पे विरोध किया तो रूस के जो सैनिक गुट है वारसा है, सीटो है, सेंटो है, तो उस गुट में जितने देश है वो अमेरिका के विरोधी हो जाएंगे। तो इस हिसाब से पूरा विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था। तो भारत ने कहा कि ये जो हम अपने संबंध स्थापित करेंगे तो हम किसी सैनिक समझौते में भाग नहीं लेंगे, हम दोनों गुट से अलग रहेंगे। वो नीति है गुट निरपेक्षता। अब देखो ये जो नीति है ये पूंजीवादी व साम्यवादी गुटों से दूर रहने पर बल देते हैं। भारत ने कहा ना पूंजीवादी गुट में मिलेंगे हम, ना साम्यवादी गुट में मिलेंगे। गुट निरपेक्षता की नीति तटस्थता या उदासीनता की नीति नहीं है। यानी नेहरू जी ने कहा कि यदि विश्व में कहीं भी आक्रमण हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो वहाँ हम चुप नहीं रहेंगे। ये नहीं कि अमेरिका ने किसी देश के साथ अन्याय कर दिया, आक्रमण कर दिया तो हम चुप रहेंगे, वहाँ हम चुप नहीं रहेंगे, वहाँ हम तटस्थ उदासीन नहीं रहेंगे, लेकिन गुटों में सैनिक गुटों में शामिल नहीं होंगे। यदि स्वतंत्रता का हनन हो, अन्याय हो, आक्रमण हो रहा हो तो वहाँ इस नीति का उद्देश्य क्या है? अन्याय और आक्रमण का विरोध करना। ये है गुट निरपेक्षता की नीति। अब देखो 1955 में सबसे पहले जो बांडुंग सम्मेलन हुआ था, उस बांडुंग सम्मेलन में ये गुट निरपेक्षता अस्तित्व में आई। सबसे पहले यहाँ ये लोग मिले थे, मिस्र के नासिर, युगोस्लाविया के मार्शल टिटो, भारत के नेहरू। इन्होंने क्या किया था, कहा था कि हम दोनों गुटों से अलग रहेंगे और एक अलग ही अपना एक मंच तैयार करेंगे। इसके बाद में 1961 में बेलग्रेड में इसका पहला सम्मेलन हुआ था गुट निरपेक्षता का, जिसमें 25 देशों ने भाग लिया। ये गुट निरपेक्षता का पहला सम्मेलन था जिसमें 25 देशों ने भाग लिया था। और हम थोड़ी सी भारत की चर्चा कर लेते हैं। तो जो भारत में 1983 में इसका 7वां सम्मेलन हुआ था गुट निरपेक्षता का, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। 7वां सम्मेलन है वो भारत में 1983 में हुआ था। गुट निरपेक्षता के बारे में जो राजनीतिक वैज्ञानिक है उनका क्या कहना है कि आज इसका जन्म है जो शीत युद्ध के दौरान हुआ था। शीत युद्ध का अर्थ है कि अमेरिका और रूस में आमने सामने हथियारों की लड़ाई नहीं हो रही थी, बल्कि जबान से लड़ रहे थे, वो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे। वो था शीत युद्ध, यानी आमने सामने किसी मैदान में युद्ध नहीं हुआ था। तो उन्होंने कहा उसके दौरान हुआ था। उस समय विश्व 2 गुटों में बंटा हुआ था। विश्व का विभाजन 2 गुटों में हुआ था, एक साम्यवादी गुट, एक पूंजीवादी गुट। लेकिन राजनीति वैज्ञानिक कह रहे हैं कि आज 2 गुट की बजाय सत्ता का केंद्र सिर्फ अमेरिका रह गया। क्यों? क्योंकि 1991 में सोवियत संघ का विभाजन हो गया। सोवियत संघ का विभाजन होते ही जो साम्यवादी गुट है वो खत्म हो गया। तो आज विश्व में सबसे ज़्यादा दादागिरी अमेरिका की है। आज विश्व एक ध्रुवीय हो गया है। विश्व की सारी राजनीति अमेरिका से संचालित हो रही है। अतः ये अपनी महत्ता खो चुका है। इसलिए कई राजनीति वैज्ञानिक कहा अब इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन ये सत्य नहीं है। अब थोड़ा सा हम गुट निरपेक्षता का अर्थ और देख लेते हैं। गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है? विश्व के किसी भी गुट का साथ मतलब नहीं देना हमें जिसका स्वरूप कैसा हो? सैनिक हो। अगर सैनिक गुट बने हुए हैं तो हमें उसमें शामिल नहीं होना है। सैनिक गुट ना हो उसके साथ जुड़ाव नहीं रखना, यानी सैनिक गुट के साथ हमें जुड़ाव नहीं रखना है। नाटो ये है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अमेरिका ने ये सैनिक गुट बनाया था। सीटो, वारसा, ये सारे सैनिक गुट थे, नाटो, सीटो और वारसा। आदि सैनिक गुटों से अलग रहना, ये गुट निरपेक्षता है कि किसी भी सैनिक गुट में हमें शामिल नहीं होना है। इसमें स्वतंत्र नीति और वस्तुनिष्ठ रुख अपनाने की नीति है, मतलब जो सत्य है उस सत्य का साथ देने की ये नीति है। सही व गलत में भेद कर सही का पक्ष लेने की नीति गुट निरपेक्षता की नीति है। ये नहीं कि अमेरिका विश्व के दादागिरी कर रहा है अमेरिका, तो हम अमेरिका से सहायता लेने के लिए उसकी गलत बात का समर्थन करें। हम उसकी गलत बात का समर्थन नहीं करेंगे। जो बात सही है उसी का समर्थन लेने की नीति गुट निरपेक्षता की नीति है। लेकिन यह
तटस्थता की नीति नहीं है। ये नहीं कि हम अन्याय को सहन कर रहे हैं, चुप हो गए, ये तटस्थता की नीति नहीं है, बल्कि शीत युद्ध के शक्तिशाली गुटों से पृथक रहने की नीति है। ये जो दो शक्तिशाली गुट थे उनसे ये पृथक रहने की नीति है और इन गुटों के मध्य संतुलन बनाए रखने की नीति है, जिसको हम कहते हैं गुट निरपेक्षता। इसका शॉर्ट में जो नाम है गुट निरपेक्षता का, उसका शॉर्ट में नाम है नाम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी गुट निरपेक्ष नीति। अब है कि भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति क्यों अपनाई, ऐसे कौन से कारण थे कि भारत ने ये नीति अपनाई। तो इसके अपनाने का पहला कारण है कि भारत किसी भी गुट के साथ जुड़कर तनाव की स्थिति पैदा नहीं करना चाहता था। भारत नया नया 1947 में आज़ाद हुआ था। यदि भारत किसी भी गुट में शामिल हो जाता तो भारत में तनाव की स्थिति पैदा हो जाती। स्वतंत्र नीति के अनुसरण को अपनाने के लिए उपयोगी मानना, भारत ये चाहता था कि यदि मैं अपनी स्वतंत्र नीति अपनाना चाहूँ तो मुझे दोनों में से किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, क्योंकि यदि मैं गुट में शामिल हो गया तो मुझे उनकी बातें माननी पड़ेगी और मैं अपनी स्वतंत्रता खो दूंगा। और मुझे क्या करना है, स्वतंत्र नीति का अनुसरण करना है। आर्थिक विकास के लिए दोनों ही महाशक्तियों से संबंध बनाए रखने का पक्षधर था। अब देखो, भारत जब आज़ाद हुआ था उसमें विश्व में भारत की स्थिति ऐसी हो गई थी कि भारत को दोनों गुटों से हमें क्या चाहिए थी, आर्थिक सहायता चाहिए थी। यदि हम अमेरिका के गुट में शामिल है तो रूस भारत को आर्थिक सहायता नहीं देता, और यदि हम रूस में शामिल हो जाते तो अमेरिका सहायता नहीं देता। और भारत उस समय, भारत की आर्थिक स्थिति खराब थी, अंग्रेज यहाँ से सारा धन लूट के ले गए थे, हमें अपने उद्योग धंधों को पुनः स्थापित करना था, इसलिए हमें दोनों गुटों से सहायता चाहिए थी। इसलिए भारत ने किसी भी गुट में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया। अगला है, यह नीति भारत की सामाजिक, सामरिक, भौगोलिक और राजनीतिक मांगों के अनुरूप थी। भारत इस समय, ये मान लो अंग्रेजों ने हिंदू मुस्लिम को लड़ा के छोड़ दिया, हमारा समाज भी ऐसी स्थिति में नहीं था कि हम किसी गुट में शामिल हो जाएं। सामरिक युद्ध की दृष्टि से भी यदि कोई देश भारत पर आक्रमण कर देता उस समय तो हम संभलने के लायक नहीं थे। हमारी भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि किसी एक गुट में शामिल हो जाए और दूसरे का विरोध हम सहन करें। जो भारत का प्रारंभिक नेतृत्व था, जो हमारे प्रारंभिक नेता थे नेहरू जैसे, उनकी इस गुट निरपेक्ष नीति में अटूट श्रद्धा और विश्वास था। वो चाहते थे कि दोनों गुटों से हम सहायता प्राप्त करते रहें, अन्याय का विरोध करें और सही का पक्ष लें। अगला है, भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि व विविधतापूर्ण बहुलवादी संस्कृति के लिए अनुकूल थी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है कि भारत हमेशा शांति के मुद्दों पे हमेशा चला है, भाईचारे में भारत का विश्वास रहा है, सैनिक युद्ध भारत ने लड़ना नहीं चाहता, भारत ने चला के कभी भी किसी देश पे आक्रमण नहीं किया है। इसलिए भारत नहीं चाहता कि इन गुटों में शामिल होकर मैं अपने आप पे आक्रमण करने का किसी देश को न्योता दूं। इसलिए भारत ने ये नीति अपनाई। अब देखो, एक प्रश्न बनता है कि क्या वर्तमान समय में गुट निरपेक्षता का कोई औचित्य है, क्या प्रासंगिकता है क्या गुट निरपेक्षता की? क्योंकि कई राजनीतिक वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि ये शीत युद्ध में बना था। उस समय विश्व में 2 ध्रुव थे, लेकिन आज तो विश्व का एक ही ध्रुव है, अमेरिका। तो आज इस नीति को क्या हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन ये बात सत्य नहीं है। हम इसकी प्रासंगिकता देखते हैं। नाम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इसको कहते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो नाम ने, गुट निरपेक्ष आंदोलन ने साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का हमेशा विरोध किया है। अगर विश्व के कोई भी देश स्वतंत्र हो रहे हैं तो उस आंदोलन में भारत ने हमेशा सहयोग किया है। रंग भेद की जो अफ्रीका में नीति थी उसका गुट निरपेक्ष आंदोलन ने विरोध किया। दोनों जो सैनिक गुट थे, मान लो सिट्टो थे, वारसा थे, नाटो थे, ये सैनिक गुट है, उनसे दूर रहकर सैनिक युद्धों को रोकना भी इस आंदोलन ने सफल किया है। विश्व में शांति व्यवस्था में भी इस आंदोलन ने अपना योगदान दिया है। और अन्य देश की जो संप्रभुता है, राष्ट्रों की समानता है, अखंडता सुरक्षित रखना, ये सारे काम इसने किए हैं। तो ये सारे इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं जो इस गुट निरपेक्ष आंदोलन ने किए हैं। अब देखो, 1991 में क्या हुआ था, सोवियत संघ का विघटन हो गया था। अब साम्यवादी गुट का नेतृत्व तो ये सोवियत संघ कर रहा था, तो साम्यवादी गुट यहाँ से विखंडित हो गया। तो इसके बाद इसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लग गए कि अब जैसे साम्यवादी गुट नहीं रहा तो इस आंदोलन का क्या मतलब है, अब ये नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि इसका तात्पर्य क्या है कि हम विदेश नीति की स्वतंत्रता चाहते हैं। हर देश ये चाहता है कि मैं अपनी विदेश नीति खुद बनाऊं। तो नाम जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है वो इसकी स्वतंत्रता चाहता है। ये राष्ट्रों की समानता स्थापित करता है, उनकी संप्रभुता, उनकी एकता और अखंडता को सुरक्षित रहता है, जिससे इसका क्या औचित्य स्वयं सिद्ध है कि यदि आप स्वतंत्र रहना चाहते हो, समान रहना चाहते हो, अपनी एकता अखंडता की रक्षा करना चाहते हो तो आपको अमेरिका से भी दूर रहना है। इसलिए भारत आज भी इसको बनाए
हुए हैं। अगर हम देखें तो विभिन्न जो अंतर्राष्ट्रीय अपने पास समस्याएं हैं, अपने पास बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे पूरे विश्व में गरीबी है, पूरे विश्व में बेरोजगारी है, मानव अधिकार है, विश्व व्यापार जो संगठन है वो, इसके अलावा जलवायु परिवर्तन हो रहा है। हम देख रहे हैं ना जलवायु परिवर्तन, मान लो समुद्र तल का जो पानी लगातार ऊंचा हो रहा है, उसके आसपास के क्षेत्र डूब रहे हैं, ओजोन परत में छेद हो गया, उसकी हमें रक्षा करनी है, कमज़ोर राष्ट्रों की हमें सुरक्षा करनी है, पर्यावरण प्रदूषण है। तो ये सारी समस्या को बचाने के लिए हमें एक अंतर्राष्ट्रीय मंच चाहिए, और वो मंच कौन है? वो मंच गुटनिरपेक्षता है, जहाँ सारे विकासशील देश अपने मन की बात कह सकते हैं। यानी ये मंच गुटनिरपेक्षता है, जहाँ विकासशील देश आसानी से अपनी बात कह सकते हैं। अब हम ये मानते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युद्ध समाप्त हो गया और विश्व एक ध्रुव हो गया। आज सारे जो विश्व है इसकी कमान अमेरिका के हाथ में है, लेकिन जो गरीब है, कमज़ोर राष्ट्र है, उसकी सुरक्षा और संप्रभुता कम नहीं हुई है। यदि हम अमेरिका के नेतृत्व में चले जाते हैं तो पूरे विश्व में इसकी दादागिरी स्थापित हो जाएगी। हालांकि हम देखते हैं कि जितने अमेरिका वगैरह देश है उसमें जो सैनिक गुट बनाए हुए थे, जैसे नाटो थे, उसको अमेरिका ने और मजबूत किया है। और इसके अलावा हमें मानते हैं कि जो विकासशील देश है इसने, अब ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है इसने एशिया, अफ्रीका और जो लैटिन अमेरिका के जो स्वतंत्र देश हैं इनमें सहयोग स्थापित किया है। और इन देशों, ये देश इनकी समस्या ऐसी है कि इनके सहयोग से पूरा विश्व चलता है। अगर ये एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश आपस में सहयोग नहीं करेंगे तो इन देशों की स्वतंत्रता आसानी से छिन जाएगी। और विकासशील देशों को इसने एक मंच प्रदान किया जहां वे अपनी समस्या रख सके, क्योंकि हम ये देखते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, इसके लगातार शिखर सम्मेलन हो रहे हैं। यदि इसकी प्रासंगिकता नहीं होती तो इसके सम्मेलन भी नहीं होते, लेकिन लगातार इसके सम्मेलन हो रहे हैं और जितने भी देश हैं वो आपस में इसका सहयोग भी कर रहे हैं। आज विश्व के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं जिनका समाधान गुटनिरपेक्ष आंदोलन आराम से कह सकता है। यानी यह एक ऐसा मंच है, ये ऐसा मंच है जहाँ पे विकासशील राज्य अपनी भागीदारी करते हैं, अपनी चुनौतियाँ को आराम से प्रभावी ढंग से रख सकते हैं और इन चुनौतियों का समाधान ये आराम से इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, ये है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।